हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में करने वाले हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए बात करते हैं हम कथकली की, तो कथकली की स्पेशली बात करें हम तो ये हमारा केरल का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा केरल। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कि मोहिनी अट्टम है। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। और देखिए भारत में जो है कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें केरल में कौन सा होगा? कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में होगा। और बात करते हैं हम, एक हमारा तमिलनाडु में होगा जिसका नाम है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ पड़ेगा हमारा? भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु में पड़ेगा। और बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक शास्त्रीय नृत्य पड़ता है, ये हमारा पड़ेगा कथक। और कथक से संबंधित जो हमारे बिरजू महाराज हैं, और ये आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिरजू महाराज जो कि कथक से संबंधित थे उनका देहांत हो चुका है। तो और उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि हमारा कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं असम में। एक हमारा असम में है, असम में हमारा सत्रिय। सत्रिय कहाँ है? असम में। एक हमारा उड़ीसा में है। कहाँ पड़ेगा हमारा? उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ेगा उड़िया, उड़ीसी, ओडिसी। ठीक है, एक हमारा मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर। एक हमारा मणिपुर में है जो कि कहाँ है? मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर में है हमारा मणिपुरी। ठीक है, देखिए 1, 2 और एक कथकली 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए आपको इससे संबंधित कुछ लोक नृत्य भी देख लेते हैं। देखिए इसे मैं मिटा देते हैं और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं लोक नृत्य की। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य तो भारत में 8 हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, यहीं हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य की। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो जाता है यक्षगान। कौन सा होगा? यक्षगान। यक्षगान जो कि हमारा कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक। कहाँ का है यक्षगान हमारा? यक्षगान हमारा कर्नाटक का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। किसकी बात करते हैं? पंजाब की। भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ पड़ेगा? भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा हमारा पंजाब में पड़ने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं हम गोवा की। गोवा में हमारा एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य पड़ेगा जिसका नाम है खोला। कौन सा है? खोला। खोला लोक नृत्य कहाँ का है? खोला जो है लोक नृत्य हमारा खोल लोक नृत्य, ये हमारा गोवा का है। इसके बाद हम बात करते हैं दमाली। ये दमाली जो पड़ेगा हमारा, दमाली हमारा पड़ने वाला है जम्मू कश्मीर में। एक हमारा जम्मू कश्मीर में है जिसका नाम, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर में हमारा है दमाली। दमाली कहाँ है? दमाली हमारा जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं पिंडवानी की। पिंडवानी ये हमारा जो पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये कुछ 4 से 5 लोक नृत्य हैं और ये आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपको यही बताने की हर संभव प्रयास किया। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बारदौली सत्याग्रह का अग्रणी कौन था? बारदौली सत्याग्रह संबंधित या फिर अग्रणी कौन थे? तो इसके जो बारदौली सत्याग्रह था, कौन सा? बारदौली। ये जो बारदौली सत्याग्रह था, पहले बात करते हैं इसके अग्रणी कौन थे। इसके अग्रणी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पटेल। ठीक है, पटेल जी। कौन थे? पटेल। इसके बाद हम बात करते हैं ये हुआ कब था? बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था, इससे पहले आप देख लेते हैं कहाँ हुआ था। ये हुआ था हमारा गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में। अब बात करते हैं ये कब हुआ था। ये जो हुआ था हमारा, जो बारदौली सत्याग्रह था, ये हुआ था हमारा 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, 1928 से संबंधित एक दो महत्वपूर्ण चीज़ और बता देता हूँ आपको।
देखिए 1928 में क्या होता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? नेहरू रिपोर्ट जो आती है 1928 में आती है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। कौन आता है भारत? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आता है? साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। अब बात करते हैं इसके गठन की। साइमन कमीशन का जो गठन होता है वो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, लेकिन आता कब है? आता 28 में। देखिए 28 में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। उसके बाद हम 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। अब बात करते हैं, देखिए इस सत्याग्रह को सफल होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में दी गई थी? तो ये जो हमारा सत्याग्रह था, बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, और इसके बाद चलिए एक डेट में आपको और बताते हैं। देखिए अब इससे संबंधित मैंने आपको बता दी 1928। इसके बाद में ऑप्शन में है 1995। क्या है? 1995। तो 1995 जो है, 1995 में WTO की स्थापना होती है। किसकी? WTO की स्थापना कब होती है? 1995 में। इसके बाद में ऑप्शन में आपका है 1935। देखिए 1935 में RBI की स्थापना होती है। किसकी? RBI की स्थापना कब होती है? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। ठीक है, अब RBI की स्थापना तो होती है 1935 में, लेकिन इसकी एक्ट की बात करते हैं, अधिनियम की बात करते हैं तो 1934 का एक्ट है। ठीक है, बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था RBI का राष्ट्रीयकरण? RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद RBI की बात हो गई, हमारी WTO की बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात, एक और डेट हमारी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि चलिए तो फिर आज इस क्वेश्चन का इतना ही करते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा है? महिला दिवस, महिला डे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला डे जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय की यदि मैं बात करूं महिला दिवस की, तो 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को। इसके बाद हम बात करते हैं 14 सितंबर। किसकी बात करते हैं हम? 14 सितंबर की। 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हम मनाते हैं, 10 जनवरी को क्या मनाते? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। इसके बाद हम बात करते हैं पराक्रम दिवस की। तो 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदान दिवस। ठीक है, और 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद और मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 5 जून ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 5 जून। ठीक है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको डे बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डे हैं 7 अगस्त। ये तो आपको स्पेशली याद रखना है आपको। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? भाला फेंक दिवस। ठीक है, और देखिए मैं आपको और बता दूं, 12 जनवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो चलिए फिर, और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए लास्ट और अंतिम और क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो बात करते हैं हम क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 72, अनुच्छेद 72 के द्वारा। ठीक है,
अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, किस पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लिख लेते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाएंगे हम आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। इस संबंधित चलिए कुछ मैं आर्टिकल आपको याद करा देता हूं जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं हम आर्टिकल 40 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जिसमें ये आर्टिकल 44 लागू है, जो कि हमारा आर्टिकल 44 ये जो है ये समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 जो है वो हमारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, आर्टिकल 50। इसके बाद में आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है, आर्टिकल 51। अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत, आर्टिकल 17 छुआछूत। आर्टिकल 79 संसद, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा, ठीक है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में है हमारा, नहीं ए में नहीं, सॉरी, आर्टिकल ग में, आर्टिकल 39 ग में है हमारा धन का समान वितरण, आर्टिकल 39 ग। इसके बाद हम आर्टिकल 123 की बात करते हैं, राष्ट्रपति पर अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति किसमें? आर्टिकल, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 ये जो हमारे राज्यपाल के पास है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल के लिए 213 है। तो देखिए, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भी हमारे अनुच्छेद थे वो आपको बताए। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इन्हें मिटा लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? आता है बात WHO की। तो देखिए, WHO, इससे संबंधित मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण मुख्यालय करा दूंगा। तो देखिए, WHO किसकी बात करते हैं? WHO, ठीक है, या फिर WTO, या फिर ILO, ठीक है, या फिर EEG, ठीक है, या फिर EEG हो जाएगा हमारा, और हमारा हो जाएगा, या फिर होगा GATT, ठीक है, या फिर अंकटाड हो जाएगा। तो इन सभी का जो मुख्यालय होगा हमारा कहाँ होने वाला है? जिनेवा। इन सभी का मुख्यालय कहाँ होगा? जिनेवा, ठीक है, जिनेवा होगा। अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वन संगठन DC में। देखिए, वन संगठन में वर्ल्ड बैंक, वन संगठन में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वन संगठन DC में, ठीक है। और न्यूयॉर्क में किसका? UNO का मुख्यालय कहाँ है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में, ठीक है। तो आई होप मैंने आज की क्लास, चलिए फिर यहीं रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आई होप मैंने आपको जो क्वेश्चन इतनी डिटेल से समझाए हैं, तो इससे संबंधित यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका, मुझे विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।